अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड वी आर हियर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइज आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th उर्दू मॉडल पेपर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर बोल लो या इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल लो, और ये हम उठा रहे हैं 2020 का। ठीक है ना। देखो हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि भाई जो हमारा पेपर आएगा वो किस पैटर्न का आएगा। मोस्टली हमें यही यहाँ पे चेक करना है। ऑलराइट, और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं तो ऑफकोर्स हमें हेल्प मिलती है कि आगे हम पेपर किस तरह किस स्ट्रेटजी से हम आगे वाला पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपका मैथ का पेपर था तो आपने देखा नहीं, अबाउट 30 से 40% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाकर डाला गया था। पैटर्न बिल्कुल वही था। ठीक है ना। पैटर्न थोड़ा सा वेरी कर सकता है बट क्वेश्चन वही हो सकते हैं, सिलेबस आपका वही है। ठीक है, हमारा आज का होने वाला है सेट फर्स्ट। क्या होने वाला आज का, ये सेट फर्स्ट है। हम इसी तरह सेट सेकंड भी लाएंगे। सेट सेकंड होगा हमारे पास 2021 का जो मॉडल पेपर होगा, 2022 का जो मॉडल पेपर होगा वो डेफिनेटली लाएंगे। और ये याद रखना, ये हमारी सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हम ये नहीं डिस्कस करेंगे आगे क्या आने वाला है, बट इससे पहले 8th क्लास के उर्दू पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विथ हमारा बेसिक जो पेपर है, हमारा मॉडल पेपर में देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा पेपर है। ऑफकोर्स विजिबल होगा आप सभी लोगों के लिए। कहता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर विंटर जोन T20 जम्मू डिवीजन। ठीक है, 2020। अब ये यहाँ पे जम्मू डिवीजन है, बट हाँ ऑफकोर्स आपका जो सिलेबस है वो तो सेम है, तो हमें यहाँ पे फोकस करना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। ठीक है ना, आपको उनको क्या करना है, और ज़्यादा सी रिवाइज करना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, बस इसमें यही एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। आपको जो है वो मैक्सिमम 40 क्वेश्चन है एंड आपको देखें तो 2 hours and 30 minutes हैं। ऑफकोर्स इतना पता होगा आपको। एंड देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है ना, क्योंकि कोरोना टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी तो हमें इसके साथ कुछ भी मतलब नहीं है। सवाल नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। कहता है मंदरजा झेल इक्तबास में से किसी एक की सिलीज करें। सिलीज का मतलब है कि नीचे जो दिए गए एक पैसेज आपके पास जो भी इक्तबास है, इसको आसान उर्दू में लिखो, इसको सादा उर्दू में लिखो। ठीक है, ऑफकोर्स आपको पता होगा कि आपके कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, आपको उसको आसान लैंग्वेज में उठाकर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो एक कॉमन इंसान भी अंडरस्टैंड कर पाए। चलो पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा क्या है, कहता है अब अब कहता है कि अब जम्मू शहर बहुत फैल चुका है, यहाँ की आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं और प्यार से रहते हैं। यहाँ के मकामी बिशनों को डोगरा कहा जाता है और इनकी मादरी ज़बान डोगरी है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपके किस चैप्टर से दिया गया है आपको वो तो पहले पता होना चाहिए, और इसको आपको उठाकर एक आसान सी उर्दू में लिख देना है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान और सादा सी उर्दू में इसको आपको उठाकर लिख देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे इन्होंने इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए। कहता है अगर आपको ऊपर वाली पैसेज नहीं आती तो नीचे वाला इक़्तिबास पढ़ के आप इसको आंसर करें। ठीक है, नीचे वाला पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है, कहता है ज़िंदगी की बाकी 45 मतलब 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो लोगों के सामने अपने ख़यालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनते आते थे। ठीक है, वो लोगों के सामने अपने हालात का प्रचार करते जो उनको सुनते आते थे। और 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के 7 साल तक वो अपने पैरोकार बना चुके थे। मतलब अपनी मौत तक उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने शागिर्द पैदा कर दिए थे। ये कहता है कि उनको जो फॉलो करने वाले थे वो पैदा हो चुके थे। तो ये भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको आसान उर्दू में लिखना है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना। माफ़ करना, थोड़ी सी सेहत मेरी ख़राब है तो इसलिए अच्छी तरह से यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ जो मैं यहाँ पे बताऊँगा पूरी हिम्मत से बताने की कोशिश करूँगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको यहाँ पे एक ऐसे दिया गया है एंड इसमें से आपको क्या करना है भाई, मजमून लिखना है उसके ऊपर। ठीक है, देख लेते हैं हमारे कौन कौन से मजमून हैं यहाँ पे। कहता है जंगलात की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहड़ी एक किस्म का फेस्टिवल होता है, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, ईद के ऊपर आप लिख सकते हैं या यौम आज़ादी के ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अनवान से हैं, ये जिनको आप से भूल सकते हैं, आप इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं और इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो आप माहौलियाती आलूदगी को भी याद करके जाएंगे, आप साइंस की बरकतें में याद करके जाएंगे, मेरा पसंदीदा उस्ताद भी याद करके जाएंगे, मेरा पसंदीदा शख्स भी याद करके जाएंगे, और तालीम नस्वां या तालीम के फ़ायदे, खेलों की अहमियत, ये वाले सभी आप अनवान या ये वाले सभी आप मजमून याद करके जाएंगे। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट मजमून है अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। हमने ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो बना के रखी है, उस चैनल का नाम है एजुकेट ऑल
एजुकेट ऑल, आप लिखेंगे नीचे राशिद RAASHADZ। यहाँ पे हमने सभी जो मजमून है ऐसे हैं उनकी वीडियो बना के रखी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। PDF फॉर्मेट में हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर डेफिनेटली एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका ये वाला पोर्शन अच्छी तरह से जाए, इसमें से आपको कोई मार्क्स भी ना छूटे। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं। अपने हेड मास्टर साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए या जन्मदिन का तोहफा मिलने पर अपने चाचा के नाम शुक्रिया का खत लिखिए। क्या करना है, या तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है या तो आपको अपने चाचा को मतलब शुक्रिया लिखना है कि उन्होंने आपके जन्मदिन पे आपको एक तोहफा सेंड किया था या मैसेज की तोहफा आपको भेजा था, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। दरख्वास्त किस तरह लिखते हैं, पूरा फॉर्मेट क्या होता है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, तो आप डेफिनेटली उसकी जाकर देखें, ठीक है। एंड अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप सीधा तोहफे वाला भी लिख सकते हैं कि खत किस तरह लिखा जाता है, डेफिनेटली ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाता है, ये तो सबसे आसान है मुझे लगता है, देख लेते हैं क्या है ये। क्या कहता है, मंदरजा झेल खाली जगहों को मिसाल देकर पुर कीजिए। इसको क्या करना है, आपको मिसाल देकर पुर करना है, ठीक है ना। जिस तरह मिसाल फ्याज सिफत होता है, इससे फ्याजी बनता है। सखी सिफत होता है, इससे सखावत बनेगा। हमदर्द सिफत होता है, इससे हमदर्दी बनेगा। खुशहाल सिफत होता है, इससे खुशहाली बनेगा। ये आपको तो आराम से आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोनो कन्फ्यूजन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो स्टार्ट होने वाला है वो है भाई ये वाला ग्रामर का पोर्शन। देख लेते हैं ग्रामर में क्या कहता है, एक नज़र लगा देते हैं। कहता है कि आपको मंदरजा झेल में से सिर्फ 2 की तारीफ लिखनी है और मिसालें भी देनी है। इनमें से जो आपको बी ऑप्शन है, इसमें से आपको 2 की तारीफ लिखनी है और उसके साथ में मिसाल भी देना है। देख लेते हैं क्या क्या है। ये कहता है इसमें ज़मीर। अच्छा आप बताएं इसमें ज़मीर क्या होता है, तो याद रखना अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं आस्ते से पढ़ता हूँ। इसमें ज़मीर वो इसम होता है जो किसी चीज़ शख्स के नाम के बजाय इस्तेमाल होता है। जो किसी चीज़ या शख्स के नाम के बजाय इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखें तो उसको कहते हैं प्रोनाउंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिखोगे मतलब ऐसी, या हम बोलोगे वो इसम जो किसी शख्स चीज़ या जगह के बदले इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी उसको हम कहते हैं ज़मीर कहते हैं। आप लिखोगे उसको, लिखोगे आप एग्जाम्पल में लिखोगे मैं, उसके बाद लिखोगे वो, लिखो तुम, ओके, मेरा, उसका, मेरा उसका, और क्या आएगा, तेरा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ इसमें ज़मीर क्या होता है। इसमें ज़मीर वो इसम जो किसी चीज़ या शख्स के नाम के बजाय इस्तेमाल हो, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा मैं, वो, तुम, मेरा, तेरा, उसका। आई होप अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, हमें 2 करने, लेकिन हम यहाँ पे 3 करने हैं। उसके है इसमें फेल। फेल क्या होता है भाई, फेल का मतलब होता है काम करना, इंग्लिश में कहते हैं वो इसको, ठीक है ना। फेल उस कलमे को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने या होने दिखाया जाए। किसी काम का करना या होना ज़माने के एतबार से दिखाया जाए, मतलब टेंस के एतबार से दिखाया जाए, जिसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना, सोना, पीना, जागना, खेलना, कूदना, डांस करना, गाना गाना, ये क्या होते हैं, फेल होते हैं। फिर से बता देता हूँ, फेल उस कलमे को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का या होने का ज़माना पाया जाए, या काम करना या होना पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, हम इसमें फेल कहते हैं। वर्ब इज़ ए वर्ड विच शो सम एक्शन, जो इंग्लिश में हम कहते हैं। आए समझ आपको। इसमें क्या लिखोगे, रिहान सो रहा है या साजिद खेल रहा है, आप लिखेंगे आयमन गा रही है। तो ये एग्जाम्पल आ जाएंगे किसके, ये आ जाएंगे आपको फेल के एग्जाम्पल आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगा। उसके बाद देख लेते हैं भाई हुरूफ जार क्या होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हरूफ होते हैं, ठीक है ना। आप इनको कभी कभी प्रीपोजिशन भी क्या देते हैं। ये वो हरूफ होते हैं जो इसम को फेल के साथ मिलाते हैं। हमारे पास एक इसम है और यहाँ पे एक फेल है, तो इसके बीच में जो लिंक का काम करते हैं वो करते हैं हुरूफ जार करते हैं। क्या काम होता है भाई, हुरूफ जार का काम होता है फेल और इसम को लिंक करना। इसम क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, उसको हम कैसे इसम कहते हैं। फेल का मतलब है काम करने को हम फेल कहते हैं। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। तो इनको जो कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें जार बोलेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें क्या आ जाता है, पहले मैं लिख देता हूँ। इसमें आ जाता है मैं, आ जाता है क्या आ जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें मैं आ जाता है, इसमें आ जाता है पर आ जाता है, पेरे पर, इसमें आ जाता है तक, आ जाता है ते की तक, और ये आ जाता है दरमियान, बीच, ये चीज़ें आ जाती हैं, बिटवीन्स, ये चीज़ें किसी बीच में आ जाती हैं, हरूफ जार इनको कहते हैं। अच्छा जब तक मिसाल आपको नहीं दूंगा तो आपको तो नहीं समझेगा। आपको इतना पता है कि ये इसम और हरफ को लिंक करते हैं, बट किस तरह से। जिस तरह मैं लिखूंगा कि रेहान घर में बैठा है, या तुम लिखोगे सायम घर में बैठा है,
ठीक है ना। बैठना एक वर्ब है और साइम एक नाम है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे देखोगे तो मैं कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तुम इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप, जल्दी से बताओ मुझे। आप लिखोगे किताब मेज़ पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ पे जो आ गया ना पर, किताब मेज़ पर है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हुरूफे जार बन जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, द बॉल इज़ इन द बैग, क्या लिखोगे, जो गेंद है वो बैग के अंदर है, अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुरूफे जार आ जाएगा। मैं थोड़ा इंग्लिश में बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बस आपको मतलब आना चाहिए कि क्या होता है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। इसमें ज़मीर वो इसम होते हैं जो किसी चीज़ या जगह के बदले इस्तेमाल किए जाए, चीज़ और जगह का नाम नहीं लेना, उसके बदले इस्तेमाल किए जाए। मिसाल के तौर पर तुम अपने फ्रेंड का नाम लिखते हो, आई हैव मैनी फ्रेंड, बट तुम लिखोगे साजिद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ फ्राम देयर, ही इज़ सो मच, जो भी कुछ लिखोगे ही का इस्तेमाल करो। यहाँ पे जो ही है ना भाई, वो ज़मीर बन जाएगा। फेल का मतलब है काम करना, ठीक है ना। आपको पता है जो वो होता है या वो होता है उसको हम कहते हैं फेल करते हैं, ठीक है ना, फेल कहते हैं। हुरूफ जार का मतलब है प्रीपोजिशन। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है फाल, क्या होता है बच्चे, फाल, फ़िअल आइन लामुल फाल। फाल कहते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। अगर कोई बंदा कोई काम करे तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो फाल है, ठीक है ना। एक होता है फाल, फेल, सॉरी फेल होता है काम करना, काम करने को क्या होते हैं, फेल कहते हैं, ठीक है ना। फाल हो गया, सब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। और तीसरा होता है मफूल, मीम फे हैन वाउ लाम। मफूल उसे कहते हैं जिस पे काम किया जाए, जिस पे काम किया जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे समझाता हूं, रेहान ने किताब लिखी, ये मैंने एक बात कर दी, ठीक है ना। रेहान यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाल, क्या बोलेंगे इसको, फे से डिनोट करता हूँ, फाल हो जाएगा, ठीक है ना। लिखी का मतलब है फेल कहते हैं, फे इनलाम हो गया, लिखना हो गया फेल। और किताब की बात करें तो ये बन जाएगा मफूल, जिस पे काम किया है, ठीक है ना। इतना हो गया क्लियर। तो यही हमें यहाँ पे पढ़ना था, थोड़ा सा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ, तो आप आराम से क्या कर पाएंगे, इसके आंसर कर पाएंगे। आगे चलते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे हम आराम से आगे जा रहे हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कहता है मदरज झेल में से वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए, सिर्फ 2 के आपको लिखना है, ठीक है ना। अदीब का जमा क्या होता है, अदीब एक वाहिद है, इसका जमा होता है अदबा, अलिफ दाल बे अलिफ हमजा, ये होता है अदीब के लिए, ठीक है ना। लिख दिया आपने, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद होता है शायर। शायर का प्लूरल क्या आएगा, जल्दी से बोलो, शायरा, इसको लिखेंगे शीन आइन रे अलिफ, शौरा, ठीक है ना, इसको लिखेंगे शायर का। उसके बाद मस्जिद की बात करें तो मस्जिद में क्या आएगा, मसाजिद, मीम सीन अलसा जीम दाल, मसाजिद आएगा मस्जिद के लिए। और उसके बाद कस्बे की जमा क्या आएगी, जल्दी से बजाओ, तो कस्बे की जमा आएगी कस्बात, काफ स्वाद बे अलबा ते, कस्बात किसकी जमा आएगी, कस्बे की जमा आएगी। ये चारों हमने कर लिए, आपको सिर्फ 2 करने थे, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मंदरजा झेल में से मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखिए। आपको मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखना है। एक साइड आपको क्या लिखना है भाई, मुज़क्कर, ऊपर लिखना है मुज़क्कर, और इस साइड लिखना है मोनस, मीम वाव नून से, ठीक है, लिख दिया आपने अच्छी तरह से, इसमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आपने खाला। खाला की बात करें तो ये एक क्या है, खाला एक मोनस है, तुम लिखोगे खलफ़ा लाम खाला, तो इसके इस साइड लिखोगे आप खालू, खे अल्फ़ा लाम वावलू, खालू आप पढ़ते हैं तो ठीक है। उसके बाद घोड़ा की बात करें तो घोड़ा एक मुज़क्कर है, गाफ ए वाव उड़े अल्फड़ा, घोड़ा एक क्या है, मुज़क्कर है, तो इसका आ जाएगा घोड़ी, क्या आ जाएगा, घोड़ी आ जाएगा। तीसरा हमने लिखा सादिक, सौदलसा दाल काफ, सादिक होता है सच्चा इंसान, तो इसका आ जाएगा सादका, सादा काफ है, सादका हो गया सच्ची औरत। उसके बाद धोबी, धोबी का बन जाएगा दोबन। आए समझ आपको, एक तरफ आपको वाहिद और दूसरी तरफ आपको जमा लिखने थे, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए अच्छी तरह से। थोड़ी सी तबीयत आज नासाज है तो अच्छी तरह से वीडियो नहीं बन रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड ये जो पोर्शन है ये आपको मतलब लिटरेचर का पोर्शन है, मतलब आपकी दरसी किताब से ये वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इसका बेटर आंसर कर पाएंगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब तहरीर कीजिए। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए उनमें से सिर्फ 4 के आंसर देने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी थी, ठीक है ना। तो 4 आला सच्चाइयाँ आपको कौन कौन सी, तो वो लिखना है आपको डेफिनेटली क्या क्या 4 आला सच्चाइयाँ थी, ठीक है। उसके बाद नज़म के मुताबिक
मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं? तो जिस तरह नज़म में लिखा है, खुद से नहीं लिखना है कि नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में 4 तरह के डिफरेंट त्यौहार किस तरह मनाए जाते हैं, आपको वो यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो कहता है मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करेंगे, आपने ऑलरेडी ये पढ़ कर रखा होगा तो डेफिनेटली वो आप इसका आंसर करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? ये भी आपकी बुक से लिया गया, तो आप इसका भी आंसर ज़रूर लिखेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, आप इसका आंसर खुद लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम नहीं आपको लिखवा सकते अलग से, बट आपके पास ऑलरेडी नोट अवेलेबल होंगे तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। शायर नज़म मेरे वतन में क्या पैगाम देता है? तो शायर अगर हम देखें उसकी नज़म है मेरे वतन, उसमें उसने क्या पैगाम दे रखा है, तो आप डेफिनेटली इसका भी आंसर लिखेंगे। सिर्फ 4 का आंसर लिखना है, बट आपको ये सभी आना चाहिए। आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी होती हैं? तो हाँ, ये तो हम बता सकते हैं, इसमें आ सकती है हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, एनवायरनमेंट की आलूदगी, ओजोन की आलूदगी, बाकी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप इसमें भी आराम से लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी, ये भी आपको अच्छा आना चाहिए। तो जो आपकी समरिया या जो आपकी बुक्स की जो फिल इन ब्लैंक्स होती है वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। क्वेश्चन कहता है भाई गौतम बुद्ध देश में पैदा हुए, ठीक है ना, कहाँ पे पैदा हुए? लुम्बिनी में पैदा हुए, तो ठीक है आप यहाँ पे वो लिखोगे। उसके बाद कहता है ज़ाफ़रान के काश्त के लिए ख़ास किस्म की क्या क्या दरकनार है, ये भी आप यहाँ पे लिखोगे क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस साल में बनाया गया, ये भी आप लिखोगे, बुक से उठाकर सीधा लिखोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नज़म मेरे वतन के शायर का नाम क्या है? मेरे वतन के शायर का नाम आपको पता होना चाहिए किसने ये नज़म मेरे वतन लिखी है। मदरज़िल इशार में से सिर्फ 2 की तशरीफ़ कीजिए और शायर का हवाला भी देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा इंटरेस्टेड है, आपको इसमें शायर का हवाला भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहता है आज आज़ाद हैं हम ज़हन हमारे आज़ाद तंग जज्बात के गहरों से निकल आए हैं। आप किस तरह लिखे से इन शायरों को लिखने वाले फ़लाँ हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने भी लिखे हैं, मुझे नहीं पता कि किसने लिखे, बट मैं मिसाल ले लेता हूँ, ये हाली ने लिखे, ठीक है ना। हाली एक बहुत बड़े शायर थे, या मीर तकी मीर ने ये लिखे हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे इन शायर के लिखने वाले मीर तकी मीर हैं, और वो कहते हैं कि आज तो हम आज़ाद हैं, आज हमारे जहन आज़ाद हैं, बट किसी ज़माने में हम बहुत ज़्यादा ग़ुलामी में थे, हम बहुत ज़्यादा कैद में थे, हम अच्छी तरह से नहीं सोच पाते थे, हमारे जहनों पर किसी और की सुल्तानत मज़कूर थी, हम किसी के गुलामी में थे। तुम इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, तुम्हें शायर का पता होना चाहिए भाई ये किस शायर ने लिखा है, और आप एक्सप्लेनेशन खुद से कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन एक बड़ी बात नहीं होती है, वो आप कुछ भी लगाकर कर सकते हो एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। बस ये लिखना है कि ये मिसरा डैश डैश की गज़ल से लिया गया है, या बेटर ये होगा कि इस शायर के लिखने वाले फ़लाँ हैं, ठीक है, और इसमें ये कहते हैं, आगे से आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं, आराम से लिख सकते हैं। कहाँ तक बयां हो उसकी खूबियाँ है फिरदौस का उस चमन पर गुमा। तो आपको ये बताना है कि ये किस शायर ने लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि शायर का नाम आपको होता है ना, शायद फिरदौस आपको देखें तो वो उससे लिया गया होगा। उसमें कहता है कि दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। आपको क्या लिखना है भाई, यहाँ पे अल्फाज हैं कुछ, आपको इसका इमला दुरुस्त करके लिखना है, ठीक है। हम ये लिखने की कोशिश करेंगे, ये तो ऑफकोर्स आसान होगा आप लिखिए। वतन, वतन के स्पेलिंग देखें, उर्दू में देखें तो वा तो नून होता है वतन, ठीक है ना। क्या होता है बच्चे, वा तो नून वतन होता है। उसके बाद सर सब्ज़ की बात करें तो ये सीन से होता है, सीन रे सर सीन बेजे सब्ज़, सीन रे सर सीन बेजे सब्ज़, ये आप लिखेंगे साथ में। फिरदौस फे से नहीं होता, ये फे से होता है, फे रे दाल वाव सीन, तो ये होगा फिरदौस आपके लिए, ठीक है ना। इतना हो गया क्लियर चारों। उसके बाद देखें तो तरकारियाँ, तरकारियाँ कीफ से होता है, काफ से नहीं होता, तेरे काफ अलफ का रे ये अलफ या नून गुना, तो ये हो जाएंगी तरकारियाँ। उसके बाद अगर हम देखें तो होता है बागों, बागों ये होता है बे अलफ बा गैन वाव नून गुना, ये होगा बागों, ठीक है। आए समझ आपको अच्छी तरह से। उसके बाद मंजर, मंजर ज़ोत से नहीं होता बल्कि ये जोए से होता है, तो लिखोगे मीम नून जोए रे मंजर, आपको लिखना आएगा आराम से। तो ये आपको इमला दुरुस्त करके लिखना था, आपके 4 मार्क्स आ गए आराम से, इसमें कोनो मसला ही नहीं था, ठीक है। कितना आसान पेपर आ रहा है आपके लिए। नीचे लिखे हुए जुमलों को इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं नीचे लिखे हुए अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं और आपको इनको जुमले में इस्तेमाल करना है। याद रखना जब आप जुमले बनाएंगे ना तो वो स्टैंडर्ड का जुमला होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ आम सा जुमला बनाकर वहाँ पे पेश कर दें। दरिया, ठीक है ना, तुम ये बोलोगे वादिये कश्मीर से जहलम दरिया बहता है, इस तरह लिखोगे, वादिये कश्मीर से जहलम दरिया बहता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पहाड़, तुम बोलोगे हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वतन, मेरा अजीज़ वतन हिंदुस्तान है, इस तरह से लिखोगे। मंजर, सुबह का मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। उसके बाद चमन, चमन लिखोगे, चमन में फूल खिल रहे हैं, ये लिखोगे। उसके बाद समा, समा का मतलब होता है मंजर,
आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 3 के लिखने तो हमने 4-5 के लिख दिए। समा का मंजर है कि क्या समा कितना खुशगवार समा है। तुम ये बोल सकते हो कि दिल्ली का समा, या तुम बोलोगे ऊटी का समा बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना आया समझ आपको अच्छी तरह से। उसके बाद कहता है मदरजा झेल शामिल निसाब मज़मीन में से किसी एक का मुख्तसर सा खलासा लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ आपकी बुक से कुछ चैप्टर लिए गए हैं, सबक लिए गए, आपको इनकी समरी लिखनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। खुलासा का मतलब है मुख्तसर सी समरी लिखना है कि भाई उनमें क्या क्या बयान किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप क्या रखोगे, पहले राइटर का नाम होना चाहिए, भाई ये किसने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है ऑथर का नाम, जिसको हम कहते हैं मुसन्नफ़ का नाम पता होना चाहिए आपको। दूसरा बच्चे आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर कोई और कैरेक्टर्स हैं तो आप वो भी लिखोगे अपनी समरी में। कैरेक्टर भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस बंदे ने इसके साथ काम किया है, इसमें कौन कौन से बंदे हैं जिनके मुतल्लक बातें हो रही। और तीसरा आप लिखोगे कि इसमें आइडिया क्या है, भाई सेंट्रल थीम क्या है, मतलब मेन मुद्दा क्या है, इस चैप्टर की समरी का मेन मुद्दा क्या है, वो भी लिखोगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो लिखना है वो क्या है, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। इर्तिकाई कंप्यूटर किस तरह सबसे पहले कहाँ पे पैदा हुआ, मतलब इनिशियल स्टेज जो थे कंप्यूटर डेवलपमेंट में, आपको वो लिखना है, उसके ऊपर पूरा लिखना है। उसके बाद उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको भी लिखोगे। तो उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी कहाँ से लिखी है। उसके बाद ऑफकोर्स यहाँ पे ज़ाफ़रान भी आपको मिलेगा, तो ज़ाफ़रान के ऊपर भी आपको इनमें से सिर्फ एक को लिखना है। आपको नियर अबाउट 3-4 यूनिट ऐसे होना चाहिए जिनको अच्छी तरह से आप समरी करके जाएंगे। समरी का मतलब है आसान उर्दू में लिखना और कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया आपको। तो 3-4 यूनिट आपको करके जाना है और वहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये था हमारा पेपर। अब क्या बचता है भाई, अब बचता है हमारे पास ग्रामर बचता है। तो आप ग्रामर कहाँ से पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो ये पैदा होता है आपको। देखो जो भी ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट मज़ामीन, या जो भी खतूत हैं, या जो भी हमारे पास जो बाकी ग्रामर का पोर्शन है, ये आपको मिलेगा इस चैनल पे। आपको जाना है एजुकेट ऑल, लिखना है एजुकेट ऑल, और नीचे पूरा नाम लिखना है RAASHADZ। जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पूरा क्या मिलेगा भाई, इसके रिलेटेड बाकी सेट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। उर्दू रिलेटेड हम वहाँ पे ग्रामर डालते रहते हैं, आपको ऐसे वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट खतूत मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपको ग्रामर आएगा ना वो वहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है ना। फ़ौरन जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उसको जाकर सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हम वहाँ पे आपको डालते रहेंगे आपको डेफिनेटली वो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।